हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। और भाई इस वाले वीडियो में ना हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। और सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन आपको भाई पढ़ाने वाले हैं। तो जो इसका इंट्रोडक्शन है उसमें सबसे जो पहली चीज आप पढ़ने वाले हो वो है भाई प्रायिकता का गुणन नियम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑन प्रोबेबिलिटी। अब भाई देख लो, ये प्रायिकता का गुणन नियम होता क्या है। देखो, अब मान लो कि आपके पास दो घटनाएं हैं, ई और एफ। ठीक है भाई, ई और एफ आपके पास दो घटनाएं हैं। देखो, अगर भाई कहीं पर इस प्रकार से लिखा हो, इस प्रकार से ई इंटरसेक्शन एफ, तो भाई इसका मतलब होता है कि ई और एफ दोनों घटनाएं एक साथ घट रही हैं। ठीक है। और अगर कहीं पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूनियन लगा हुआ है, ई यूनियन एफ, तो भाई इसका मतलब है कि दोनों में से न्यूनतम एक घटना तो घट ही रही है, ई या एफ के घटना। और यहाँ ई और एफ घटना दोनों एक साथ घटेंगी। और यहाँ पे या रहता है, या तो ई या एफ, या भाई दोनों ही घट सकती हैं। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग ये वाली चीज पढ़ने वाले हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। भाई अगर यहाँ पर हम पी लगा दें तो इसे हम पढ़ेंगे ई और एफ दोनों के एक साथ घटने की प्रायिकता क्या होती है। ठीक है। अब भाई इसे कभी कभी ना हम इस प्रकार से भी लिख दिया करेंगे। अगर कहीं पर ई इंटरसेक्शन एफ लिखा है तो उसे हम लोग सीधे पी ई एफ लिख देंगे। भाई दोनों का मतलब एक ही माना जाएगा। आप इंटरसेक्शन को छोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना कि भाई थ्योरम हम किस प्रकार से बनाते हैं। मान लो कहीं पर आपको भाई कह दे कि आप दोनों घटनाओं के एक साथ घटने की प्रायिकता जरा हमें बता दो। तो भाई देखो, अगर ई और एफ दोनों एक साथ घट रही हैं तो भाई ये हो सकता है कि शायद पहले ई वाली घटना घटी हो। ठीक है। एक मानकर चलते हैं कि पहले ई वाली घटना घट चुकी होगी। तो अगर इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे तो पहले हमने प्रायिकता निकाल दी है ई घटना घटने की प्रायिकता। ठीक है। अब देखो, ई घटना घट चुकी है, फिर हमें एफ वाली घटना घटवानी है। तो यहाँ पर भाई प्रोबेबिलिटी में क्या लिखने वाले हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। आप पीछे पढ़ के आए हो ये सब चीजें, एफ बाई ई। तो अगर दोनों घटनाओं के एक साथ घटने की आपको प्रायिकता निकालनी है तो उसे आप इस प्रकार से निकाल सकते हो कि पहले हमने ई वाली घटना निकाली प्रायिकता, फिर हमने निकाली एफ घटना घटने की प्रायिकता, जबकि ई वाली घटना पहले ही घट चुकी है। तो उसे हम लोग लिखते हैं पी एफ बाई ई। ये है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, साफ प्रतिबंध प्रायिकता। अब इसी को हम एक और प्रकार से भी लिख सकते हैं। भाई यहाँ पर आप मानकर चले थे कि पहले मान लो ई घटना घटी हो, लेकिन अगर हम मान लें कि भाई नहीं, पहले एफ घटना घटी हो, भाई दोनों एक साथ घटवा रहे हैं ना हम। तो अगर पहले एफ घटना घटी होगी तो हम यहाँ लिख देंगे एफ घटना घटने की प्रायिकता। और भाई यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ई घटना घटने की प्रायिकता, जबकि एफ घटना पहले ही घट चुकी है। तो भाई इन दोनों ही प्रकार से आप ई और एफ के भाई दोनों घटनाएं एक साथ घटने की प्रायिकता आप निकाल सकते हैं। अब आप अगर ध्यान से देखो ना इन दोनों सूत्रों को, तो भाई आपको लग रहा होगा कि भाई ये सूत्र तो आपको देखे देखे से लग रहे हैं। तो भाई ये दोनों ही सूत्र कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से लिए गए हैं। देखना कहाँ से आए हैं। भाई अभी तक आपने जो सूत्र पढ़ा था पहली वाली प्रश्नावली में, पी ई बाई एफ वाला सूत्र क्या था, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। देख लो भाई, अगर इसकी हम यहाँ तिरछी गुणा कर दें, देख लो, पी एफ इंटू पी ई बाई एफ, तो ये वाला हमें सूत्र मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पर एफ बाई ई वाला सूत्र निकालना चाहें तो भाई सूत्र कुछ इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो अगर आप इन दोनों की गुणा कर दोगे तो आपको ये वाला सूत्र मिल जाएगा। तो भाई देखा आपने, जो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, भाई घुमा फिरा कर वही जो है वो प्रायिकता का गुणन नियम बन जाती है जब हम इनकी इनकी आपस में गुणा कर देते हैं। तो सूत्र कुछ भी अलग नहीं है, बस भाई घुमा फिरा के वही सूत्र लिख दिया गया है। ठीक है।
अब भाई यहाँ पर तो काफी बोरिंग लगा होगा आपको। अभी एक उदाहरण से आपको बस समझा देंगे कि किस प्रकार से काम करता है। ठीक है। अब मान लो हमारे पास कोई उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई बॉक्स है। वहां पर भाई क्या है कि दो सफेद गेंदें हैं और तीन हमारे पास काली गेंदें हैं। कोई बॉक्स है हमारे पास, वहां पांच गेंदें हैं, दो सफेद हैं और तीन हैं काली गेंदें। भाई दो गेंद हमें वहां एक साथ निकालनी है। दो गेंद एक साथ निकालनी है। ठीक है। और भाई प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक गेंद जो है वो सफेद होगी, बहुत ध्यान देना है सवाल पर, और एक गेंद जो है वो काली होगी। इस बात की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। और ध्यान रखना है कि दो गेंदें एक साथ निकालनी है, वापस नहीं डालनी है। एक एक करके नहीं निकालनी है कि भाई एक गेंद निकाली, एक को वापस डाल दिया, फिर दूसरे निकाली, ऐसा नहीं करना है। वो भी आगे आपको हम बता देंगे। यहाँ पर क्या है कि दो गेंदें हमने एक साथ निकालनी है, वापस नहीं डाल रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है। तो प्रायिकता किस प्रकार से बदल जाएगी, तो एक सवाल आपको हम बताएंगे जहां हम एक गेंद निकालेंगे, वापस डाल देंगे और भाई दूसरी गेंद निकालेंगे। तो यहां पर आपको हम बताने वाले हैं कि दो गेंदें हम एक साथ डाल रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बॉक्स में दो प्रकार की गेंदें हैं, व्हाइट और ब्लैक। अगर आप यहाँ सैंपल स्पेस बनाना चाहो, समझतियां, तो भाई कितनी बन जाएंगी? हो सकता है कि दोनों व्हाइट गेंदें निकल आए आपसे, हो सकता है कि दोनों ब्लैक निकले, पहली व्हाइट दूसरी ब्लैक, और भाई पहली ब्लैक और दूसरी व्हाइट भी आपसे निकल सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ चार सैंपल स्पेस तैयार हो जाएंगे। ठीक है। और आपको करना क्या है कि दो गेंदें एक साथ निकालनी है, एक सफेद होनी चाहिए और भाई एक काली होनी चाहिए। अब देखना इसको हम कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान देना है आपको। तो भाई आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी डब्ल्यू बी की। देखो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हमने डब्ल्यू बी लिख दिया। डब्ल्यू का मतलब है सफेद गेंद और बी का मतलब है काली गेंद, और यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन का यूज नहीं किया है। ठीक है। तो दोनों गेंदें हमें निकालनी है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, आप थोड़ा डायरेक्ट पहले हल करके देख लो। भाई मान लो कि देखो हमने दो गेंदें निकाली हैं, तो पहली गेंद सफेद है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? देखो भाई यहाँ पर कुल मिलाकर पांच गेंदें हैं और सफेद गेंद है दो, तो हो जाएगा 2/5। लेकिन भाई चक्कर क्या है कि आपको गेंद वापस नहीं डालनी है, आपने सफेद गेंद निकाली उसे बाहर रख लिया। अब अंदर चार ही गेंदें बचेंगी और चार गेंदों में से आपको एक काली गेंद निकालनी है, तो यहाँ हो जाएगा 3/4। बहुत ध्यान देना, पहले आपने एक सफेद गेंद निकाली तो वहां पर पांच गेंदें थी, तो 2/5। लेकिन गेंद तो आपने वापस डाली नहीं है, तो अंदर आप चार गेंदें बची हैं जिसमें से तीन काली हैं, तो हो जाएगा 3/4। और भाई देख लो आंसर क्या हो जाएगा, 5×20, 6/20। इसको आप आगे सरल भी कर सकते हो। अब जरा इस चीज को देखो हमने ये लिखा क्या है। ठीक है। बहुत ध्यान देना यहाँ पर। अगर भाई आपने यहाँ पर ध्यान दिया तो समझो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। 2/5 क्या है? 2/5 है सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। लेकिन हमने साथ में क्या लिखा है? ये 3/4 क्या है? 3/4 है काली गेंद निकालने की प्रायिकता। लेकिन इस प्रकार से लिखा जाएगा, काली गेंद निकालने की प्रायिकता, जबकि सफेद गेंद पहले ही निकाली जा चुकी है। समझ में आया? तो 2/5 है भाई सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, और 3/4 क्या है? 3/4 है काली गेंद निकालने की प्रायिकता, लेकिन सफेद गेंद पहले ही निकाली जा चुकी है। तो ये है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो अभी ये आप कक्षा 12 में यहाँ पर पढ़ रहे हो इस प्रकार से, लेकिन जो ये तरीका है ना, जो ये तरीका में लगाया है, ये आपने कक्षा 10 और 11 दोनों में पढ़ा हुआ है। बस वहां पर आपको ये डायरेक्ट सिखा दिया गया था कि भाई 2/5 कर लो, गुणे 3/4 कर लो। अभी यहाँ पर क्या है कि यही चीज आपको सूत्र द्वारा सिखाई जा रही है कि अगर आपको पी डब्ल्यू भी निकालना है तो आप पहले पी डब्ल्यू करोगे और फिर पी बी अपॉन डब्ल्यू करोगे। भाई ब्लैक गेंद निकालनी है, लेकिन शर्त यह है कि सफेद गेंद पहले ही निकाली जा चुकी है।
तो यही है आपका भाई प्रायिकता का गुणन नियम। तो हम लोग पढ़ते तो पहले से आ रहे हैं, बस सूत्र द्वारा इस साल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ा तो हमने पहले से है, लेकिन कक्षा 12 में आप इसे सूत्र द्वारा पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भाई क्लियर हो गया कि ये सूत्र किस प्रकार से बना है। अब यहीं पर थोड़ा सा अंतर देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखना यहाँ पर क्या पढ़ाएंगे आपको। यहाँ हमने दो गेंद एक साथ निकाली थी और भाई वापस नहीं डाली थी, तब आपका आंसर आ गया 6/20, और ये वाले सूत्र हमने यूज किया था। लेकिन अगर एक गेंद निकालें, भाई एक गेंद निकालें, वापस डालें, ध्यान रखना, एक गेंद निकाली वापस डाली और दूसरी फिर से निकाल ली, अगर सवाल में ऐसा लिखा हो, एक गेंद भाई वापस डाले और दूसरी गेंद निकाली, एक गेंद पहले निकाली हमने, उसे वापस डाल दिया, दूसरी गेंद फिर से निकाली, फिर आपसे कह दे कि भाई एक गेंद सफेद थी और एक गेंद काली थी, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो भाई दोनों सवालों में काफी अंतर है। यहाँ हमने दो गेंदें एक साथ निकाली थी और भाई वापस नहीं डाल रहे हैं, एक सफेद एक काली की प्रायिकता पूछिए। यहाँ क्या है, आपने एक गेंद निकाली, देखा भाई ओ सफेद गेंद निकल आई, आपने वापस डाल दी, फिर आपने दूसरी निकाली और देखा अरे तो काली गेंद आ गई। तो भाई इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो देखना, इसे भी हम वैसे ही लिखने वाले हैं, PWB, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिप्लेस कर रहे हैं गेंदों को। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, पहली काली गेंद अगर आप निकालोगे तो उसकी प्रायिकता तो 2/5 होगी, जैसे कि ऊपर थी, लेकिन इस बार जो पहली भाई ये काली गेंद है ना, इसकी प्रायिकता बदल जाए। पहली सफेद गेंद निकाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, 2/5 होगी, लेकिन ये जो 3/4 है ना, यहाँ पर बदल जाएगी, क्योंकि जब आप काली गेंद निकाल रहे हो ना, तब भी अंदर 5 गेंदें ही हैं। अब की बार यहाँ 4 गेंदें नहीं हैं। भाई ऊपर क्या था कि दो गेंदें एक साथ निकाली ना आपने, तो गेंदें कम पड़ गई थी, पर यहाँ क्या है, एक सफेद गेंद निकाली और उसे आपने वापस डाल दिया। जब वापस डाल दिया तो अंदर 5 गेंदें हैं, और 5 गेंदों में से अगर हम ये काली गेंद निकालेंगे ना, तो यहाँ 3/5 लिखेंगे, 3 दूना 6 और पचम 25। अब भाई देख लो आंसर में अंतर, ये है 6/20 और ये है 6/25। अंतर क्यों है, क्योंकि यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट चला है और यहाँ हमने गेंदें रिप्लेस करी हैं, एक निकाली वापस डाली, दूसरी निकाल ली। तो भाई दोनों में देखो इतना अंतर आ गया। अब ये चीज आपको यहाँ पर क्यों बता रहे हैं, यही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखना है आपको, देखो, जैसे आपने सफेद गेंद निकाली और भाई वापस डाल दी, फिर आपने काली गेंद निकाली, तो देखा आपने जो ये वाली घटना है, अब की बार इस पर निर्भर नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या था, आपने पहले एक सफेद गेंद निकाली लेकिन वापस तो डाली नहीं थी, फिर आपने जब काली गेंद निकाली तो जो काली गेंद है वो सफेद गेंद पर निर्भर कर रही थी। लेकिन यहाँ पर ये सफेद गेंद है और ये काली गेंद है, जो काली गेंद है वो सफेद पर निर्भर नहीं कर रही थी, क्योंकि जब आपने ये गेंद निकाली तो बॉक्स में 5 गेंदें थी, क्योंकि ये गेंद निकालने के बाद आप गेंद डाल दी थी ना आपने। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पर लगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और भाई यहाँ पर बहुत ध्यान देना, PWB क्या हो जाएगा आपको, देखो, PW और गुणे PB, अर्थात दोनों गेंदें एक साथ निकालने की प्रायिकता क्या होगी, सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता गुणे काली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो अगर कोई ऐसी दो घटनाएं आपके सामने हो कि भाई एक घटना जो है दूसरी घटना पर कोई प्रभाव ना डाले, जैसे सफेद गेंद निकाली तो उसने काली पर कोई प्रभाव नहीं डाला, काली निकाली तो उसने सफेद पर कोई प्रभाव नहीं डाला है, तो इन्हें हम लोग कहते हैं कि भाई ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। कौन कौन सी, डब्ल्यू और बी, क्योंकि ये एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल रही हैं, लेकिन ऊपर वाले में ये एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं, इसलिए ये वाली घटनाएं स्वतंत्र नहीं, और ये वाली घटनाएं स्वतंत्र हैं, क्योंकि भाई ये एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल रही थी।
आपने गेंद निकाली, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि गेंद आपने वापस डाल दी थी। इसलिए देखो यहाँ पर जो सूत्र है वो बदल गया है और यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लगी। तो अगर कोई घटनाएं स्वतंत्र हैं तो दोनों के एक साथ घटने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों को अलग अलग घटवाओ और आपस में गुणा कर दो, यही इनका सूत्र बन जाएगा। क्लियर है यहाँ पर भाई? तो देखा आपने कि पहले जो पी बी बाई डब्ल्यू था ना, वो अब सीधा पी बी हो गया है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा भाई। अगर आप यहाँ मान लो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते ना इस प्रकार से, तो भाई क्या लिखते? यही तो लिखने वाले थे आप। लेकिन चूंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो इसका मान जो है वो सीधा पीबी के बराबर हो गया। तो अगर आपके पास स्वतंत्र घटनाएं हैं तो वहां पर एक चीज ध्यान देना है आपको। अगर आपके पास स्वतंत्र घटनाएं हैं, मान लो अब ई और एफ जो हैं वो घटनाएं कैसी हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो आप यहाँ साफ साफ लिख सकते हो, अगर आप ई बाई एफ निकालोगे, ई के घटने की प्रायिकता जबकि एफ घटना पहले ही घट चुकी है, उसका मान जो है वो पीई के बराबर होगा, क्योंकि एफ घटना घटने से ई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो पीई बाई एफ का मान पीई के बराबर होगा। इसी प्रकार से इसका आप उल्टा भी लिख सकते हो, ये वाला देख लो, और इसका मान पीएफ के बराबर होगा, क्योंकि जो ई घटना है वो एफ वाली घटना पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही है। तो एफ बाई ई का मान पीएफ के बराबर होगा। ठीक है, और यहीं से आप सूत्र बना सकते हो। अब भाई देख लो, जो हमने यहाँ पर दो सूत्र लिखे थे वो आप किस प्रकार से बदल जाएंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। भाई वहां पर हमने लिखा था कि पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान क्या था? मान था पीई गुणे पी एफ अपॉन ई, इस प्रकार से था। अब जो पी एफ बाई ई है ना, उसका मान तो पी एफ के बराबर है, कब? अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तब। तो सूत्र जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा और यहाँ आप साफ साफ इस प्रकार से लिख सकते हो। देख लो, पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान क्या होगा? पीई इंटू पी एफ के बराबर होगा। गुणनफल के बराबर होगा कब? जब दोनों घटनाएं स्वतंत्र होंगी। तो भाई देख लो, यहीं पर हमने आपको दो चीजें समझा दी हैं। ये ऊपर वाला है प्रायिकता का गुणन नियम और नीचे वाली हैं दोनों स्वतंत्र घटनाएं। और यही दो चीजें आपको भाई पढ़नी थी इसके इंट्रोडक्शन में, कि प्रायिकता का गुणन नियम क्या है और स्वतंत्र घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो अगर मान लो ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो आप वहां पर इस प्रकार से सूत्र लिख सकते हो। ठीक है, अगर इसी प्रकार से और चाहो तो भाई किताब में लिखे हुए हैं बी और सी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उसका सूत्र भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अगर आपको मान लो तीन घटनाएं लेने का मन हो जाए कि भाई ए बी और सी तीनों ही स्वतंत्र घटनाएं हैं और तीनों एक साथ घटवानी है आपको, तो उसका सूत्र भी आप इस प्रकार से बना सकते हो। बस तीनों की गुणा करो और भाई तीनों एक साथ घटने की प्रायिकता आपको मालूम पड़ जाएगी। ठीक है भाई, तो हम भाई ये मान कर चल रहे हैं कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है और भाई स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं। ठीक है, उदाहरण भी आपको हमने बता दिया है। अब आते हैं हम ताश के पत्तों पर, क्योंकि भाई कुछ सवाल अब आपको ताश के पत्तों वाले मिलने वाले हैं। तो पहले हम आपको भाई समझाएंगे कि ताश के पत्ते में होता क्या क्या है। भाई वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन हम आपको एक बार बताए दे रहे हैं फिलहाल। कुल मिलाकर 52 पत्ते होते हैं ताश में। ठीक है, 52 पत्ते होते हैं भाई। 26 जो हैं वो काले होते हैं, दो रंग के होते हैं, और 26 जो होते हैं वो लाल रंग के पत्ते होते हैं। तो भाई कुल मिलाकर 52 पत्ते हो गए। 52 पत्ते जो हैं वो दो भागों में डिवाइड हो गए, 26 काले और 26 लाल। फिर क्या होगा कि भाई काले भी दो भागों में डिवाइड हो जाए। ठीक है, 13 पत्ते यहाँ 13 पत्ते यहाँ। ऐसे ही लाल वाले भी दो भागों में बट जाएंगे, 13 यहाँ और 13 यहाँ। तो जो काले हैं
वो भाई दो भागों में बंटते हैं। एक भाग कहलाता है चिड़ी और एक कहलाता है भाई हिंदी में हुक्म। अगर भाई इंग्लिश में पूछो तो ये क्लब हो जाएगा और ये स्पेड्स हो जाएगा। ठीक है। यहाँ क्या होता है कि 13 पत्ते हो गए ईंट के और 13 हो गए आपके पान के पत्ते हो गए। ठीक है। अगर भाई इंग्लिश में कहो तो ये वाला आपका डायमंड हो जाएगा और ये वाला आपका हार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो 13 13 13 13 चक्कू 52 पत्ते हो गए। तो शुरुआत में हमने 52 पत्ते लिए थे, जिसमें 26 काले हैं 26 लाल हैं। फिर 26 जो काले थे वो दो भागों में बट गए, चिड़ी और हुकुम, क्लब और स्पेड। फिर जो 26 लाल थे वो भी दो भागों में बट गए, 13 ईंट के और 13 पान के, डायमंड एंड हार्ट। अब देखना, जो ये 13 पत्ते होते हैं तीनों में चारों में, ये समान होते हैं। अर्थात जो 13 पत्ते यहाँ होंगे वही यहाँ होंगे, वही यहाँ होंगे, वही यहाँ होंगे। बस खाली उनका निशान बदला होगा। भाई यहाँ क्लब वाले होंगे, वहाँ स्पेड्स वाले होंगे, वहाँ डायमंड वाले होंगे, वहाँ हार्ट वाले होंगे। तो एक में आपको हम बताए दे रहे हैं। देखो, सबसे जो भाई ऊपर का होता है वो होता है के। भाई एक पत्ते पर के लिखा होता है, एक पर क्यू लिखा होता है, एक पर जे लिखा होता है। बहुत ध्यान देना है आपको यहाँ पर। ठीक है। तो भाई एक पर के लिखा है, क्यू लिखा है, जे लिखा है, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। और भाई एक किसी पर नहीं लिखा होता है। जो एक वाला होता है वो एस होता है, इक्का। भाई जिसे हम लोग इक्का कहते हैं। और इतने पत्तों पर, ये जो हमारे 9 पत्ते हैं ना, इस पर गिनतियां लिखी होती हैं। उसके अलावा जो 3 पत्ते होते हैं जिस पर के लिखा होता है, के फॉर होता है किंग। ठीक है। बादशाह कहते हैं भाई इसको, ध्यान देना है। जो क्यू होती है वो होती है क्वीन। ठीक है, रानी, जैसे आप बेगम भी बोलते हो। और जो भाई जे होता है वो होता है जैकॉल। और भाई जो जे होता है ना वो होता है जैक, गुलाम होता है। ठीक है। अभी ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर ये जो 13 पत्ते होते हैं वो इस प्रकार से बटे होते हैं। बादशाह होता है, बेगम, एक गुलाम हो गया, 9 पत्ते कुछ इस प्रकार के होते हैं गिनतियों वाले, और एक पत्ता होता है इक्का। अब यही सब पत्ते आपको भाई इन चारों फॉर्मेट में मिल जाते हैं। वही आपको मिलेंगे चिड़ी में, वही आपको मिलेंगे हुकुम में, ईंट में और पान में। ठीक है। अब इनकी कुछ खास बात देख लो भाई। जो ये 3 पत्ते हैं ये अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि इन पर ना फोटो बनी होती है। इन 3 पत्तों पर क्या होता है, फोटो बनी होती है। बाकी के जो 10 पत्ते हैं ना, ये 9 ये वाले और एक हो गया इक्का, इन पर फोटो नहीं बनी होती। तो कभी कभी आपसे पूछता है कि भाई जो हमारे फेस कार्ड हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं फेस कार्ड। तो भाई फेस कार्ड निकालने की आप प्रायिकता, जो फेस मतलब भाई जिनमें चेहरे होते हैं, जिनमें चित्र होता है, ठीक है, वो होते हैं 3 कार्ड। तो हर एक में 3 3 होते हैं। तो यहाँ 3 हो जाएंगे भाई, यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। तो हर एक उसमें 3 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है, चित्र वाले। और 3 चक्कू 12 हो गए कुल मिलाकर। तो आपको भाई ये बात भी ध्यान में रखनी है। कभी कभी पूछता है कि मान लो हमने एक पत्ता निकाला है और वो एक फेस कार्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो भाई सीधा हो जाएगा 12/52। लेकिन अगर भाई कुल मिलाकर 12 पत्ते हैं और कुल मिलाकर 52 पत्ते होते हैं, लेकिन अगर वहीं पर कह दे कि हमने एक पत्ता निकाला है जो कि फेस कार्ड है, लेकिन वो ईंट का है। फेस कार्ड तो है लेकिन ईंट का है, तो ईंट में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो हो जाएगा 3/52। या ऐसे बोल सकता है कि मान लो हमने एक फेस कार्ड निकाला है और वो लाल रंग का है। फेस कार्ड तो है पर लाल है, तो लाल में 3 3 6, 6 फेस कार्ड होंगे, तो 6/52। आप इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी निकालते हो। भाई ये सब चीजें आपने कक्षा 11 में भी पढ़ी हैं और थोड़ा बहुत आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी आपको भाई हमने रिवाइज करा दिया है कि अगर टास्क के सवाल आएंगे तो आप इन चीजों का ध्यान रखने वाले हो। अब आपको हम बताएंगे एक सवाल जो कि भाई टास्क पर ही बेस्ड है। ठीक है। किताब का उदाहरण है, आपको एक बार समझा दे रहे हैं, देखना। ये देखिए,
उदाहरण नंबर 9 आपको बताने जा रहे हैं। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी हुई गड्डी में से एक एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। भाई 3 पत्ते निकाले गए हैं लेकिन डाले नहीं जाएंगे, तीनों हमने बाहर निकाल लिए हैं। जब कह दे बिना प्रतिस्थापित, समझो तीनों बाहर निकाल लिए गए हैं। अगर प्रतिस्थापित किए गए हैं तो भाई इसका मतलब होगा एक निकाला फिर रख दिया, दूसरा निकाला फिर रख दिया, तीसरा निकाला फिर रख दिया। ठीक है। लेकिन बिना प्रतिस्थापित कह रहा है, इसका मतलब हमने तीनों निकाल लिए हैं और वापस रखे नहीं है हमने। ठीक है। तो कह रहा है कि पहले दो पत्ते बादशाह हैं और तीसरा इक्का है, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है। अभी देखो आप, तो आप भाई ध्यान दीजिएगा, देख लो गड्डी में कुल मिलाकर 52 पत्ते होते हैं। आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दो बादशाह होने चाहिए और एक होना चाहिए इक्का। के ए, दो किंग और एक एस होना चाहिए। अब मान लो कि हम यहाँ सूत्र का प्रयोग ना करना चाहें, डायरेक्ट सवाल को लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे। देखो, पहले अगर आपको एक बादशाह निकालना है तो भाई 4 बादशाह होते हैं और कुल मिलाकर 52 पत्ते होते हैं, गुणा। अगर आपको दूसरा बादशाह निकालना है तो अब गड्डी में 51 पत्ते हैं, क्योंकि एक पत्ता हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं और गड्डी में अब 3 ही बादशाह होंगे, क्योंकि एक बादशाह आप पहले ही निकाल चुके हो। 2 निकल आए, फिर गुणे। अब आपको एक इक्का निकालना है, तो अब गड्डी में 50 पत्ते हैं, लेकिन इक्के तो 4 होंगे ना, क्योंकि हमने 2 बादशाह निकाले हैं, इक्का तो हमने निकाला नहीं था। इक्के तो 4 होंगे, लेकिन गड्डी में अब पत्ते 50 ही बचे हैं। तो ये तरीका है जो हम लोग डायरेक्ट सवालों में यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब आप इसे यूज नहीं कर सकते, अभी भी हमें यही तरीका यूज करना है। अगर आपको सवाल को छोटा लगाना है, मान लो कि हमारा एमसीक्यू आ गया या मान लो छोटा सवाल आ गया, तो हम इसे इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। लेकिन अब इसे सूत्र से कैसे लिखेंगे, यहीं पर भाई आप देख लो। P, K, K, A। देखो ये चीज क्या लिखी हुई है, 4/52। ये है बादशाह निकालने की प्रायिकता। तो ये हो जाएगी हमारी P, K, गुणे आ जाओ। फिर ये क्या है, ये है दूसरा बादशाह निकालने की प्रायिकता, अर्थात P, K/K, बादशाह निकालने की प्रायिकता, जबकि एक बादशाह पहले ही निकल चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, गुणे। अब ये चीज क्या है, ये है इक्का निकालने की प्रायिकता, जबकि 2 बादशाह पहले ही निकल चुके हैं। ये हो जाएगा P/K, इस प्रकार से लिखा जाएगा। पूरा समझ में आ गया। ये है बादशाह निकालने की प्रायिकता, बीच वाली है बादशाह निकालने की प्रायिकता, जबकि आपको यह ज्ञात है ना कि एक बादशाह हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। फिर ये चीज है इक्का निकालने की प्रायिकता, लेकिन आपको पहले से ज्ञात है कि 2 बादशाह हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये दोनों हमने लगा दी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ये हमारी है डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपको डायरेक्ट सवाल लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हो, लेकिन अगर उसी को आप सूत्र सहित लिखना चाहते हो तो ये क्या है, ये है आपकी प्रायिकता का गुणन नियम। और यहाँ पर हमने 3 चीजें एक साथ निकाली हैं। अभी तक जाओ आपको हमने सूत्र पढ़ाया था ना, वहां पर हमने केवल 2 चीजें एक साथ निकाली थी, और यहाँ पर हमने आपको बताया है कि अगर आपको 3 चीजें एक साथ निकालनी हो तो आप सूत्र को किस प्रकार से लिखोगे। भाई हमारे हिसाब से क्या है कि पहले आप सूत्र ना लिखो, सूत्र लिखो गड़बड़ हो जाएगी। पहले आप डायरेक्ट सवाल लगा डालो, फिर जब सवाल लगा डालो आप इस प्रकार से लिख दो, फिर देखो कि ये चीज क्या लिखी हुई है, उसका लिख दो। ये चीज क्या लिखी हुई है, उसका लिख दो। ये चीज क्या लिखी हुई है, उसका लिख दो। लो, सूत्र अपने आप ही बन जाएगा। तो पहले आपको सूत्र नहीं बनाना है, पहले आप ये लिख लो ना, उसके बाद आप सूत्र आराम से ही लिख सकते हो। तो ये कब लगाना है, जब आपको 3 चीजें एक साथ निकालनी है। ठीक है भाई। तो 2 वाले आपको बता दिए हमने, 3 वाला भी आपको हमने बता दिया है, और उसके अलावा हमने आपको ये भाई बता दिया है कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं। अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो भाई उनमें कौन सी खास बात रहेगी। ठीक है। तो भाई यहाँ तक अगर आपको पूरा समझ में आ गया है तो इस वीडियो के बाद हम एक्सरसाइज 13.2 शुरू कर सकते हैं।